Hello guys, good morning. How are you? This is Rajesh and you are watching my YouTube channel English Today by Rajesh sir. Guys, I hope you are very happy, fit and fine at your home. फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्वेश्चन टैग पे बनने वाली थर्ड वीडियो है। तो आइए इस थर्ड वीडियो में हम देखते हैं, थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि क्वेश्चन टैग के जो बचे हुए रूल्स हैं उनमें क्या स्पेशलिटी है, उसमें क्या विशेषता है। आइए रूल्स को देखते हैं। देखिए पार्ट थर्ड, 2 वीडियोस ऑलरेडी आपके बीच पहुंच चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ऐसे शब्दों को आप अक्सर किसी को बोलते हुए, खुद बोलते हुए और आप बुक्स में, इंग्लिश के बुक्स में आप इसको खूब पाते हो। ओके, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ऐसे शब्द अगर किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के रूप में मिल जाए, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के रूप में मिल जाए तो आप अगर उस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना चाहते हो, ठीक है ना, उस सेंटेंस में आप क्वेश्चन टैग पीछे जोड़ना चाहते हो तो वहाँ पर इनके बदले जो सब्जेक्ट आएगा वह हमेशा क्या आएगा? इट आएगा। गौर से फिर से सुन लीजिए। यदि समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो अगर हमें उनमें क्वेश्चन टैग जोड़ना पड़े तो उनका जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, इनके लिए जिस सब्जेक्ट का यूज़ करोगे वह कौन सा होगा? इट होगा। कारण बता दूं, समथिंग यह हमेशा वस्तुओं के लिए, बातों के लिए, तथ्यों के लिए आता है। नथिंग नेगेटिव होता है। समथिंग मतलब कुछ, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़ नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। एवरीथिंग मतलब हर चीज़, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वस्तुओं के लिए यूज़ की जाती हैं, तथ्यों के लिए, बातों के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इनका सब्जेक्ट हमेशा कौन होता है? इट होता है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए, समथिंग इज़ रॉन्ग, इजंट इट। आप ध्यान दीजिएगा, लिखा है कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ गलत हो गया है। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, समथिंग इज़ रॉन्ग, इजंट इट। अगर वो तो रूल आपको बताया गया है, अगर इधर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग वाला नेगेटिव हो जाता है, अगर इधर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग वाला अफर्मेटिव हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो देख लीजिए, अगर इसी में होता नथिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है, यहीं पे हो जाता नथिंग इज़ रॉन्ग तो हो जाता है इज इट, क्योंकि नथिंग एक निगेटिव है। ध्यान दीजिएगा, नो प्लस थिंग इज इक्वल टू नथिंग, ये दोनों मिल के बने हुए नथिंग। तो अगर एनीथिंग आता है, एवरीथिंग आता है, समथिंग आता है, नथिंग आता है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में सब्जेक्ट के रूप में, तो हमें बस इतना ध्यान देना है, इनके लिए क्वेश्चन टैग जोड़ते समय जिस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे वह सब्जेक्ट होगा इट। ओके फ्रेंड्स, क्लियर? इसको आप ध्यान से समझ जाइएगा। फर्स्ट रूल आपका पार्ट नंबर 3 का यह है। क्लियर? सेकंड आते हैं नाउन्स। अगर किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जो भी आपको सेंटेंस देखने को मिल गया, अगर आपको वह नाउन्स के रूप में मिला है, कोई भी नाउन, मैंने प्लूरल में लिखा है, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, कॉमन हो, प्रॉपर हो, मटेरियल हो, कलेक्टिव हो, अब्स्ट्रैक्ट हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कोई भी नाउन हो, तो उसका जो सब्जेक्ट होगा क्वेश्चन टैग में वह प्रोनाउंस के रूप में आएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह नाउन के रूप में आता है, अगर हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट आएगा इन नाउन्स के प्रोनाउंस वाला सब्जेक्ट आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने लिखा PNGC। P मतलब पर्सन, N मतलब नंबर, G मतलब जेंडर और C मतलब केस। पर्सन, नंबर, जेंडर और केस के अनुसार आएगा। मैं अभी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा रूल है, ठीक है। ये PNGC एक बहुत बड़ा रूल है, इसको आप देखिएगा। जैसे राम लव्स श्याम,
ध्यान दीजिएगा, राम लव्स श्याम, राम श्याम को चाहता है, प्रेम करता है, पसंद करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राम श्याम अगर आया तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, नाउन के रूप में आया, इससे हमसे नहीं मतलब, ये तो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, यह भी नाउन है, यह भी नाउन है, तो सब्जेक्टिव केस के रूप में यहाँ पर नाउन आया है, तो हम इसके प्रोनाउन वाले को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि राम जो होता है थर्ड पर्सन का, इसके लिए हमेशा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। ओके, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जानते हो आप, ही, सी, इट और दे, तीन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ही, सी, इट और दे, फॉर चार, यहाँ पे चार, ही, सी, इट, दे, ये जो आपके हैं यह थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। ओके, मैं बात प्रोनाउन की कर रहा हूँ। तो यहाँ पे राम नाउन के रूप में आया, हमें करना है PNGC, पर्सन देख लेते हैं। जितने भी नाउन होते हैं, नाउन्स, उनके लिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इनको थर्ड पर्सन कहा जाता है। लेकिन थर्ड पर्सन ये प्रोनाउन होते नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा, ये नाउन होते हैं, लेकिन इनको थर्ड पर्सन की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इनके साथ थर्ड, ठीक है, पर्सन के जो प्रोनाउंस आते हैं सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। तो देख लीजिए, राम लव्स श्याम, तो इसमें से पर्सन देख लेते हैं। तो पर्सन मिला हमको कौन सा, थर्ड पर्सन, तो यहाँ थर्ड पर्सन के चार सब्जेक्ट उपस्थित हैं। ओके, अब नंबर देख लेते हैं। नंबर देख लीजिए, नंबर, राम यहाँ पर सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है कि, नंबर में सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, तो यहाँ पर हमको मिल गया सिंगुलर नंबर। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब आते हैं जेंडर, जेंडर देख लो इसका, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर, चाहे कॉमन जेंडर को आगे कर सकते हो, न्यूट्रल जेंडर, चार प्रकार के लिंग इंग्लिश में होते हैं। तो जेंडर में ये मिला हमको मैस्कुलिन जेंडर, तो ये मैस्कुलिन जेंडर है। ओके, सब्जेक्टिव केस, केस माने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, तो ये सब्जेक्टिव केस है। आप देखिएगा, हमें पर्सन चाहिए प्रोनाउन वाला, इसका पर्सन, तो पर्सन ए जितने भी नाम होते हैं या जितने भी नाउन होते हैं सबके लिए थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं इसलिए इनको थर्ड पर्सन की श्रेणी में माना जाता है कि थर्ड पर्सन है। तो ये थर्ड पर्सन है। ओके, थर्ड पर्सन हो गया। नंबर देख लेते हैं, राम यहाँ पर आप खुद देख रहे हो एक व्यक्ति का नाम है, यह सिंगुलर है, तो देख लीजिए सिंगुलर नंबर हो गया। ओके, जेंडर देखते हैं, राम पुरुषों को बताता है इसलिए मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग हो गया। यहाँ पर केस, यहाँ पर कर्ता के रूप में आया है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, तो कर्ता के रूप में आया है तो इसको सब्जेक्टिव केस बोल देंगे। अब इनका पूरा टैली करेंगे, इनके पास जाते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है, सिंगुलर नंबर, जेंडर में जब आते हैं तो हमको फेमिनिन जेंडर मिल गया, ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे सिंगुलर नंबर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, इनका यूज़ नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस, क्लियर। थर्ड पर्सन, नंबर, सिंगुलर नंबर, ओके। जेंडर, यहाँ पे आएंगे मैस्कुलिन जेंडर, ये न्यूट्रल जेंडर, इनका प्रयोग नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस, ये मिल रहा है, यानी तीन मिल रहे हैं, एक नहीं मिल रहा है। फिर आते हैं थर्ड पर्सन, ओके। नंबर में आते हैं सिंगुलर नंबर, ये मिल गया आपका प्लूरल नंबर। जेंडर में आते हैं मैस्कुलिन जेंडर, ये भी, इसमें मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों होता है। ओके, ये कॉमन जेंडर होते हैं, ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं, बात को समझिएगा। तो जेंडर भी मिल जाएगा। लेकिन केस में आते हैं सब्जेक्टिव केस, तो एक क्या नहीं मिला, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। तो अब देखिए थर्ड पर्सन, ठीक है, सिंगुलर नंबर, मैस्कुलिन जेंडर, सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, ही, तो ही का प्रयोग किया जाएगा, सी, इट और दे का प्रयोग नहीं किया जाएगा फ्रेंड। तो ये है PNGC, इस पे चर्चा काफ़ी करेंगे। ये प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस वाले में कभी वीडियो बनेंगी तो खूब ज़बरदस्त तरीके से चर्चा की जाएगी, गहराई के साथ आपको आनंद आएगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल था इसलिए थोड़ा सा बता दिया आपको। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर राम था इसलिए राम के साथ यहाँ पर क्या हो गया, ही आ गया। तो राम लव्स श्याम डजंट ही, अगर सीता हो जाएगा तो सी, अगर कोई यहाँ पर बहुवचन का हो जाएगा तो दे। ओके, देखिए मैंने इधर लिखा है सीता एंड गीता आर हैप्पी,
सीता एंड गीता आर हैप्पी। तो सीता सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन, एंड से जुड़ा है कंजंक्शन से, गीता ये भी सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन। तो दो प्रॉपर नाउन जब एंड से जुड़ जाएं या दो कॉमन नाउन जब एंड से जुड़ जाएं तो वह प्लूरल बन जाते हैं। ओके, हैं तो दोनों सिंगुलर लेकिन एंड से जुड़ गए तो दो हो गए, इसलिए प्लूरल हो गया, इसलिए मैंने आर लिंकिंग वर्ब के रूप में लगाया है। तो देख लीजिए, तो जब बहुवचन हो गया, ये हो गया एक वचन, ये हो गया एक वचन। अगर आपका इच्छा कर रहा है कि सर हम सीता और गीता दोनों तो लेडीज़ हैं, अगर हम इनका प्रयोग कर दें तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, बस गलत होगा, जो कि आप चाहते नहीं हो, क्योंकि ये दोनों बहुवचन को बता रहे हैं और सी बताएगा एक वचन को, यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। या आपका मन करे कि सर एक बार सीता के लिए सी लगा दें, एक बार गीता के लिए सी लगा दें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, दो बार नहीं लगाएंगे आप इसका ऑप्शन ढूंढेंगे जब ये दोनों मिलके बहुवचन का काम कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन बहुवचन के लिए सब्जेक्ट यहाँ पर उपस्थित है, उसका नाम है दे। देख लीजिए यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया फ्रेंड्स। ओके, तो ऐसे पीएनजीसी को निकालकर, तो यही रूल है, यदि किसी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वे किसी नाउन के रूप में आ जाएं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी हो, तो हम जब क्वेश्चन टैग उसके साथ जोड़ते हैं कॉमा लगा करके, तो उस क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा उसी नाउन के पर्सन, नंबर, जेंडर, केस के अनुसार प्रोनाउन होगा। ठीक है, नाउन नहीं होगा। अगर दोबारा आपने लिख दिया राम लव्स श्याम डजंट राम, गलत हो जाएगा। यानी इस नाउन का आपको प्रोनाउन लिखना है पीएनजीसी को देख करके, इन नाउन्स का प्रोनाउन लिखना है पीएनजीसी को देख करके। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे बढ़ें। देखिए अगला थर्ड है यहाँ पर नीदर या नाइदर भी बोलते हैं इसको। नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, बेयरली, इटीसी। ये जितने आप यहाँ पर शब्द देख रहे हैं ये सब निगेटिव होते हैं। देखिए ये तो निगेटिव दिख रहा है, निगेटिव 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 निगेटिव, यहाँ तक तो देख रहे हो कि नेदर निगेटिव होता ही है, यहाँ नो है, नॉट होता ही है, नेवर होता ही है, नन, नो, नो, नो इसमें लगा ही है, ये तो निगेटिव है। लेकिन आप यहाँ पर फ्यू देख रहे हैं, फ्यू का मतलब होता है कुछ, और यहाँ पे देख रहे हैं लिटिल, लिटिल का मतलब भी होता है कुछ। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली और बेयरली, तो ये जो फ्यू होता है, फ्यू यहाँ पर कुछ संख्या में, ध्यान दीजिएगा, फ्यू और फ्यू, द फ्यू, तीन होते हैं। तो फ्यू जो हमेशा होता है निगेटिव सेंस देता है। जैसे देयर आर फ्यू पेन्स इन माई पॉकेट, ठीक है, मेरे जेब में कुछ कलमे हैं, मतलब नहीं है, आपको क्लियर पता नहीं है, आपने ऐसे ही बोल दिया। अगर आप बोलते कि कुछ दो चार होंगी, ये हमेशा प्लूरल होता है, ये कभी सिंगुलर नहीं होता, ये काउंटेबल नाउन की तरफ बताता है और प्लूरल को बताता है। आई हैव अ फ्यू पेन्स इन माई पॉकेट्स, इसका मतलब दो चार हैं, एक तो हो नहीं सकती क्योंकि हमेशा प्लूरल बताता है। तो फ्यू यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव संख्यावाचक विशेषण के रूप में, तो यह हमेशा निगेटिव सेंस देता है। देयर आर फ्यू बॉयज ऑन द रोड, सड़क पर कुछ बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं, मतलब कोई नहीं, ऐसे नॉर्मल तरीके से, कोई है नहीं, ऐसे ही बोल दिया गया। देयर आर सम बर्ड्स, ठीक है, ऑन द रूफ, छत पर कुछ चिड़ियां हैं, मतलब कोई नहीं है। तो ये निगेटिव सेंस, कहीं पर आपको निगेटिव सेंस बहुवचन का देना हो तो वहाँ पर आप फ्यू का प्रयोग करना। लिटिल, लिटिल का प्रयोग यहाँ पर होता है, वह हमेशा क्वांटिटी को बताता है, ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा, और अनकाउंटेबल नाउन की तरफ संकेत करता है। इसका अपोजिट होता है, ये संख्या को बताता है, ये मात्रा को बताता है। दोनों, इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। देखिए आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा ही पैसा है, पैसा गिना जा सकता है, लेकिन इसके साथ हमेशा लिटिल, एनी, मच, अनकाउंटेबल जो एडजेक्टिव होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अनकाउंटेबल को डिनोट करने वाले जो एडजेक्टिव हैं उनका यूज़ किया जाता है। मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास, पानी गिलास में थोड़ा सा है, मतलब पानी है ही नहीं। देयर इज़ लिटिल टी इन द कप, यानी कप में थोड़ी सी चाय है, मतलब नहीं है।
तो ये नेगेटिव सेंस देना है। कई बार आप इनको आप सेंटेंसेस में यूज़ करते हो या कहीं देखते हो तो वहाँ पर इसका अर्थ नेगेटिव होता है। ओके, 2-4% की संभावना होती है पॉजिटिव की, बाकी या नेगेटिव ही होते हैं। इसी तरह से हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली, सबका मतलब होता है मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। हार्डली, ध्यान दीजिएगा, ये सब एडवर्ब हैं। हार्डली, रेयरली, रेयरली मतलब दुर्लभता से, बड़े मुश्किल से। स्कार्सली, बड़े अभाव से, स्कार्स में अभाव होता है। बेयरली, बिल्कुल नहीं, मतलब बड़े मुश्किल से। तो इनका एक अगर सामान्य अर्थ लेके चलें तो हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। जैसे सी हार्डली मीट्स मी, वह मुश्किल से ही मुझसे मिलती है, अर्थात नहीं मिलती है। आई हार्डली, यहाँ पर लिख सकते हो, चाहे रेयरली, आई रेयरली गो टू सी हिम, मैं मुश्किल से ही उससे मिलने जाता हूँ, अर्थात नहीं जाता हूँ। इसी तरह एक सेल्डम का यूज़ किया जाता है, आई सेल्डम गो टू मीट हिम, मैं कभी कभार उसके यहाँ चला जाता हूँ, उससे मिलने चला जाता हूँ। तो वहाँ पर भी जो सेल्डम है, सेल्डम का भी प्रयोग नेगेटिव सेंस में भी किया जाता है। तो अगर ये शब्द, इनको ध्यान देना, अगर ये शब्द कहीं पर आपको मिल जाए तो इनका सेंस जो होगा नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा नेगेटिव सेंस देते हैं। इसलिए क्वेश्चन टैग जो होगा वह अफर्मेटिव हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है कि नीदर, नो, नॉट, नेवर, नॉन, ठीक है, नो वन, नोबडी, नथिंग, अगर यहाँ पर आएंगे कहीं तो इधर आपका अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग हो जाएगा। ओके, लेकिन इनके देखो, ना इसमें नॉट है, ना इसमें नॉट लग रहा है, इन सब में नॉट नहीं लग रहा है। फिर भी अगर कहीं पर ये आपके सेंटेंस में दिखाई दे दें तो आप इसको नेगेटिव मान लोगे और इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। देखिए, ही नेवर, ठीक है, कम हियर, डज ही, ये सिंगुलर है, आप चाहे तो एस लगा दीजिए या यहाँ पे इसको सेकंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम करेंगे तो प्रेजेंट टेंस है तो इसमें एस लगा दीजिए, ठीक। ही नेवर कम्स हियर, वह कभी यहाँ पर आता नहीं है, ठीक है, वह कभी यहाँ पर आता नहीं है, ये हो गया आपका कम्स, ठीक। ही नेवर कम्स हियर, डज ही, तो देखिए यहाँ पर नेवर नेगेटिव था इसलिए यहाँ पर क्या लग गया है, डज ही, इसको पॉजिटिव बना दिया गया है। लेकिन इसको देखते हैं, सी हार्डली मेट मी, ठीक है, वह मुश्किल से ही मुझसे मिली या मिलती थी। तो ये देखिए, इसमें नॉट वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी इसका सेंस जो है नेगेटिव का है। तो नेगेटिव का सेंस है तो इसको हमने पॉजिटिव कर दिया है। देख लीजिए, यहाँ पर नेवर तो नेगेटिव दिख रहा है कि नेवर नेगेटिव होता है कभी नहीं के रूप में, तो यहाँ मैंने पॉजिटिव किया, ये समझ में आता है। लेकिन इसमें तो नॉट कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हार्डली के अंदर नेगेटिव सेंस है, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग करना पड़ा। ओके, तो इन वर्ड्स को आप याद रखिएगा, ऐसे कहीं पर आपको वर्ड्स मिल जाएं, ठीक है। इनके अलावा नीचे वाले फ्यू से लेकर के वेयरली तक, तो ये नेगेटिव सेंस देने वाले शब्द होते हैं। अगर इनका क्वेश्चन टैग बनाना पड़े तो अगर इस सेंटेंस के शुरू में आए हों, ठीक है, अक्सर इनका ये बीच में यूज़ किया जाता है, तो जो क्वेश्चन टैग में बनने वाला, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस सब्जेक्ट होगा, वह पॉजिटिव में होगा, उनके साथ नॉट का प्रयोग, कंट्रैक्टेड छोटा रूप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे कर दो, सी हार्डली मेट मी, डिडंट सी, यह रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद निगेटिव था और ये भी निगेटिव हो गया। ओके, ऐसा नहीं करना है। आगे देखते हैं अगला। लेकिन देखिए, अ फ्यू, अ लिटिल, लिटिल और फ्यू देख रहे हैं, यहाँ पर लिटिल है, यहाँ पर फ्यू है, ये दोनों तो नेगेटिव सेंस देते हैं। लेकिन अ फ्यू और अ लिटिल, ये देख रहे हैं, ये पॉजिटिव सेंस देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, ये पॉजिटिव सेंस देते हैं, इसलिए क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब ये पॉजिटिव सेंस देंगे, ये तो नेगेटिव दे रहे हैं तो उधर पॉजिटिव हो रहा है, ये आपका पॉजिटिव दे रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, देयर आर अ फ्यू पेन्स इन माई बॉक्स, इन माई बैग, इन माई पॉकेट्स, मेरे पॉकेट्स में, ठीक है, मेरी जेब में कुछ कलमें हैं, कुछ कलमें मतलब 2-4 जरूर हैं, ये पॉजिटिव सेंस है। अब देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द बकेट, बाल्टी में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध, जो भी बोल दो आप, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा घी है जो अनकाउंटेबल हो, याद रखिएगा। देयर इज़ लिटिल मनी इन माई पॉकेट, पैसा नहीं है। देयर इज़ अ लिटिल मनी इन माई पॉकेट, मेरी जेब में कुछ पैसा है।
ध्यान दीजिएगा। तो अ लिटिल यहाँ पर पॉजिटिव सेंस देता है, लिटिल जो होता है निगेटिव देता है, अ फ्यू पॉजिटिव सेंस देता है बहुवचन संख्या वाला, फ्यू जो होता है निगेटिव सेंस देता है। ध्यान दीजिएगा ये एडजेक्टिव में है, बड़े ज़बरदस्त हैं, डिटर्मिनर्स भी होते हैं सब। कभी इस पे टॉपिक बनेगी वीडियोस तो ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए आई हैव अ फ्यू पेन्स, इसका मतलब है मेरे पास कुछ कलमें हैं, ये पॉजिटिव सेंस है। अगर यहीं पे हो जाता आई हैव पेन्स तो ये निगेटिव हो जाता, ये निगेटिव सेंस देने लगता, तो यहाँ पे होता हैव आई, ठीक है हैव आई, क्योंकि ये निगेटिव सेंस देता तो यहाँ पर पॉजिटिव करना पड़ता। लेकिन ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, मेरे पास कुछ कलमें हैं मतलब 2-4 हैं, एक तो नहीं है 2 के ऊपर ही हैं। तो यहाँ पर आई हैव अ फ्यू पेन्स तो हैवंट आई, ये पॉजिटिव सेंस दिया तो इसको हमने निगेटिव कर दिया। सी हैज़ अ लिटिल मनी, उसके पास कुछ पैसा है, थोड़ा पैसा है, तो यहाँ पर हैजंट सी, ये पॉजिटिव सेंस दिया। देखो ये भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ये भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है, इसलिए इनको निगेटिव करना पड़ा। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपका क्वेश्चन टैग के कुछ विशेष रूल्स। लेकिन इनके अलावा भी कुछ इधर देख लीजिए, आपको मैंने कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। यहाँ पे देखिए नीड और डेयर का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर यूज टू है, फिर उसके बाद देयर है, इट है, वन है, दिस दैट है, फिर उसके बाद दिस दोज है। ये अगर आते हैं क्वेश्चन टैग में तो सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चन टैग को कैसे जोड़ा जाता है, इस पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम रिमूव करते हैं, इसको ओमिट करते हैं, फिर हम इस चीज़ को लेकर चलते हैं और इसको भी बताते हैं। तो इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए। ये कभी शब्द आपको मिल जाएं तो यह हमेशा जो होते हैं वस्तुओं के लिए, बातों के लिए, तथ्यों के लिए आते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट के रूप में कहीं मिले तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वह इट होगा। ओके, अगर कहीं पर किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह नाउन हो तो हम क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। बस इतनी सी बात है। अब पीएनजीसी के अनुसार मैंने अभी बता दिया, पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार, केस के अनुसार हम प्रोनाउन को लिख देते हैं। एग्जाम्पल आपको बता दिया गया। ये आपके नीदर, नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, ये शब्द अगर कहीं पर आ जाएं तो ये नेगेटिव सेंस देते हैं। कैसा सेंस देते हैं? नेगेटिव सेंस देते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन टैग वाला, ठीक है, पार्ट होगा, जो हिस्सा होगा वह पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। देख लीजिए यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट है अ फ्यू, अ लिटिल, हमेशा पॉजिटिव सेंस देते हैं। इसलिए इधर क्वेश्चन टैग वाला जो पार्ट होगा हमेशा नेगेटिव में होगा। कंट्रैक्टेड नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे इस पे चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे नीड आपके सामने दिखाई दे रहा है। नीड के साथ आपको डेयर भी मिल जाएगा। ठीक है, नीड और डेयर दो चीज़ हैं। आप नीड को जानते ही हैं। नीड मार्जिनल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज़ होता है और उसी तरह से डेयर का भी यूज़ होता है। नीड, डेयर और यूज टू, तीन ये मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए तो इनका यूज़ अलग तरीके से होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी, मॉडल तो हैं तो ऑक्सिलरी हैं, सहायक क्रिया हैं, लेकिन ये दोनों मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं। मैं दो सेंटेंस लिखूंगा, जरा गौर से देखना। जैसे सी नीड वर्क हार्ड। अब एक सेंटेंस ये है, दूसरा जरा देखना। सी नीड्स, ध्यान दीजिएगा, सी नीड्स ए पेन। अब बात को समझना जरा आप। दो सेंटेंस लिखा हूँ, दोनों एक ही तरह हैं। सी नीड वर्क हार्ड, उसे परिश्रम, कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। इसमें ये वर्क देख रहे हैं, वर्क यहाँ पर किसके रूप में यूज़ हुआ है? मेन वर्ब के। जब नीड के साथ मेन वर्ब अलग से आ जाए तो नीड आपकी हो जाएगी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब।
यहाँ पे नीड का प्रयोग किसके रूप में किया जा रहा है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जा रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ किया जा रहा है। इसको समझ जाइएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, सी नीड्स अ पेन, उसको एक कलम की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। ये जो देख रहे हैं यह भी आपका फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इस फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है? एस लगा है। तो आप जानते हैं जब फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाता है तो वह कौन सा टेंस हो जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अंतर देख लीजिए दोनों में क्या है। यहाँ पर नीड के साथ एक अलग से वर्ब आया हुआ है। क्लियर? नीड के साथ एक अलग से वर्ब आया है, यहाँ नीड अकेला है, कोई वर्ब नहीं आया है फ्रेंड्स। बात समझ में आई? अगर इसका आप निगेटिव बनाओगे तो बनाओगे ही नीड नॉट या नीडंट, ऐसे लिखते हैं, ही नीड नॉट वर्क हार्ड। अगर इसका बनाओगे तो हो जाएगा सी डज नॉट नीड अ पेन। अब बात को समझिएगा। आपको भी मालूम है कि निगेटिव सेंटेंस में जब नॉट लगता है तो नॉट से पहले वाला जो शब्द होता है उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आप जानते ही हो, नॉट से पहले वाला शब्द जो है डज है। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो जब नॉट के पहले वाला शब्द यहाँ पर नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब है तो इस नॉट से पहले वाला भी शब्द क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर ये सहायक क्रिया है, यहाँ पर यह सहायक क्रिया है। ओके, यहाँ पर यह सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब है मॉडल का, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये सहायक क्रिया के रूप में यूज हुआ है, लेकिन ये मुख्य क्रिया के रूप में यूज हुआ है। तो नीड का प्रयोग सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों के रूप में यूज होता है फ्रेंड्स। मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर ये आवश्यकता होना, ये ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और देख लेना, आप कहोगे कि सर यहाँ पर सी के साथ आपने नीड लगाया, एस तो लगाया ही नहीं, और आप यहाँ बोलोगे कि सी के साथ आपने एस लगा दिया, तो इस नीड में क्या अंतर हो गया? अंतर यही है फ्रेंड्स कि ए क्वेश्चन का करता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक क्वेश्चन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में पहली अवस्था में एस आई एस लगता है इसको एक क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन मॉडल के साथ कभी एस आई एस का प्रयोग नहीं होता है। ये मॉडल है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज्ड टू, डेयर, ये मॉडल होते हैं। मॉडल के साथ कभी आप देखना आईएनजी नहीं लगा होगा, मॉडल के साथ कभी एस आई एस नहीं लगता, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो नीड का प्रयोग दोनों अर्थों में यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी, सहायक क्रिया के रूप में भी और मुख्य क्रिया के रूप में भी। ठीक यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। डेयर यहीं पे लिख दीजिए, सी डेयर वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करने की हिम्मत रखती है। डेयर मीन्स होता है हिम्मत रखना। अब यहाँ पे आप लगा दीजिए सी डेयर्स, ठीक है। मान लीजिए हम कोई सेंटेंस, सी डेयर्स टू गो अलोन, वह अकेले जाने की हिम्मत रखती है, टू का प्रयोग कर सकते हैं। सी डेयर्स टू गो अलोन, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इस डेयर के साथ मेन वर्ब आया इसलिए हेल्पिंग वर्ब हो गई, यहाँ ये अकेले एस आई एस लगा इसलिए मेन वर्ब हो गया। इसका नेगेटिव बनाओगे सी डज नॉट डेयर टू गो अलोन, इसका बनाओगे सी डेयर नॉट वर्क हार्ड। ओके, तो मुझे बस इतना बताना है कि नीड और डेयर दोनों हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह यूज़ किए जाते हैं, पहचानना है आपको। अब मैंने यहाँ पर पहचान बता दिया, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी हैं, तो इनका अगर क्वेश्चन टैग बनाना पड़े फ्रेंड्स, तो आप किस प्रकार से इनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, जरा आइए इसको हम देखते हैं। जैसे सी नीड्स, पहले इसको बना देते हैं, सी नीड्स ए पेन। अब यहाँ पे देखिए ऐसे हम कॉमा लगा देंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर सी एक क्वेश्चन है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे डज, तो नॉट कर देंगे डजंट, यहाँ पे लिख देंगे सी। देख लीजिए सिंपल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, यहाँ पे कर्ता सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिख देंगे सी नीड्स अ पेन, उसे एक पेन की आवश्यकता पड़ती है, तो सी नीड्स अ पेन डजंट सी, यहाँ ये अफर्मेटिव है इसलिए इसको मैंने नेगेटिव बना दिया। ओके, ये तो हो गया नॉर्मल। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब की बात, जैसे सी नीड
बाय अ पेन, बाय अ पेन, ठीक। सी नीड बाय अ पेन, तो ऐसे करेंगे, नीड नॉट लगा दो, सी, देख लो, सी नीड बाय अ पेन, उसे एक कलम खरीदने की ज़रूरत है। ध्यान देना, यहाँ पर ये मॉडल के रूप में यूज़ हुआ है, इसीलिए देखिए नीड नॉट का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर किसका प्रयोग किए हैं? डज नॉट का, यानी डजंट, यहाँ नीडंट। क्यों भाई? यहाँ मेन वर्ब है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे इस टेंस का, तो होता है डज सी के साथ, यानी एक वचन के साथ। यहाँ की हेल्पिंग वर्ब कौन है? नीड, इसलिए हम नीडंट का प्रयोग किए। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से सेम टू सेम डेयर का भी यूज़ किया जाता है। सी डेयर्स अ पेन, मान लीजिए ऐसे नॉर्मल, सी डेयर्स टू गो देयर अलोन, तो यहाँ पर कर देंगे डजंट, ठीक है। तो यहाँ पर डजंट है, तो यहाँ पर कर देंगे डजंट सी, वही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी डेयर्स टू बाई अ पेन, तो यहाँ कर देंगे डेंट सी, डेंट, ध्यान देना, डेयर का ऐसे लिख देंगे डेयर, अब यहाँ पे लिख देंगे नॉट, डेंट सी, ये आपका हो जाएगा। तो नीड और डेयर का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। अब आते हैं यूज टू, ठीक है। यूज टू का प्रयोग देख लीजिए, अगर कहीं पर यूज टू मिल गया, ध्यान दीजिएगा किसी सेंटेंस में, जैसे ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, सिंपल में आ जाते हैं, ये पास्ट टेंस को बताता है, ध्यान दीजिएगा, पास्ट की हैबिट को बताता है। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तो इसका चूंकि अफर्मेटिव है तो निगेटिव बना दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए यूजंट, ही है तो ही कर देते हैं, देख लीजिए ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब, या सेकेंड फॉर्म के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड फॉर्म है पास्ट टेंस। वह क्रिकेट खेला करता था, वह क्रिकेट खेला करता था, उसकी आदत है, इसलिए इसका नेगेटिव आप दो तरीके से बना सकते हो, इसका ऐसे ही बना सकते हो, डिडंट ही, ठीक है ना। जब इसको आप मॉडल मानोगे तो इसी को हेल्पिंग वर्ब मान के इसके साथ नॉट का प्रयोग कर दोगे। जब इसको आप सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मानोगे कि ये पास्ट टेंस का है, तो उसका यूज़ किसका कर दोगे? डिड का प्रयोग कर दोगे, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? डिड आती है। तो ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यूजंट ही, ठीक है, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, डिडंट ही। बात समझ में आई? तो यूज्ड टू का हम दो तरीके से क्वेश्चन टैग बना सकते हैं, डिडंट का भी प्रयोग करके, यूजंट का भी प्रयोग करके। ओके, तो ये हो गया नीड, डेयर और यूज्ड टू। और कुछ यहाँ पर बचे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर इट वन आए, जैसे देयर आ गया, देयर, ठीक है, लिव्ड ए मैन, देयर लिव्ड ए मैन, तो ऐसे कर देंगे डिडंट देयर, ऐसे। अगर किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वह देयर होता है, तो हम वहाँ पर देयर को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, दूसरा नहीं लिखते हैं। जैसे देयर आर 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आर लगा हुआ है, तो आप लगा दीजिए आरंट देयर, इस प्रकार से। ओके, वही हाल इट का भी है, वही हाल वन का भी है। अगर यहाँ पर वन और इट भी सब्जेक्ट के रूप में आए, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इट और वन का ही प्रयोग करेंगे। ओके, तो यही नियम है, देयर, इट और वन कहीं पर सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में आए, तो हमें क्वेश्चन टैग में भी इन्हीं को सब्जेक्ट बनाना चाहिए, कोई दूसरा नहीं लिखना चाहिए। और लास्ट में आता है दिस, दैट और दीज, दोज। अगर कहीं पर दिस, दैट आ जाता है तो उसको इट के रूप में ले जाते हैं, जैसे दिस इज ए गुड पेन, ठीक है, दिस इज अ गुड पेन, तो यहाँ लिख देंगे इजंट, इजंट इट। ध्यान देना, अगर दिस दैट आ जाता है तो हम सब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन टैग में किसका प्रयोग करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगर दिस दो जाता है तो हम दे का प्रयोग करेंगे, जैसे दीज आर
पेन्स, तो यहाँ पर करेंगे आर आया है तो आरंट दे। ओके, हाँ, अगर इनके साथ नाउन आ जाता है, बात को समझिएगा, ये थोड़ा स्पेशल आ गया। अगर दिस दैट दिस दोस्त के साथ कोई नाउन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, जैसे दिस मैन इज हैप्पी, तो अब इसके अनुसार वहाँ पे प्रोनाउन लगेगा। दिस मैन इज हैप्पी, तो यहाँ पे लिख देंगे इज लगा है तो लिख देंगे इजंट ही। मैन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ही का। अगर मान लीजिए यहाँ पर दीज आ गया, दीज बुक्स आर गुड, ऐसे आ गया तो हम दीज बुक्स आया। अब इस नाउन के अनुसार वहाँ पे प्रोनाउन लगेगा, तो ये बहुवचन है तो बहुवचन का दे होता है, आर है तो लिख देंगे आरंट दे। ओके फ्रेंड्स, अब ध्यान से देख लीजिए, अगर किसी भी सेंटेंस में नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, मेन वर्ब के रूप में आते हैं, तो हम उस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है उससे अपने क्वेश्चन टैग वाले पार्ट को शुरू करते हैं। एक, अगर यह नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं, सहायक क्रिया मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में आते हैं, तो इन्हीं को हम क्वेश्चन टैग में, इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं, इन्हीं को हेल्पिंग वर्ब मानते हैं और ये होते भी हैं। दूसरा, अगर यूज्ड टू आ जाता है कहीं पर, जो पास्ट टेंस को डिनोट करता है, जो पास्ट हैबिट को डिनोट करता है, तो उसका हम दो तरीके से बना सकते हैं, यूजंट, ठीक है, यूज्ड टू को भी हम हेल्पिंग वर्ब मान के क्वेश्चन टैग में लिख सकते हैं, और ये जो यूज्ड टू होता है वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस को भी डिनोट करता है। जैसे आई यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं पैदल विद्यालय जाया करता था। सी यूज्ड टू सिंग डेली, वह प्रतिदिन गीत गाया करती थी। माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी गुड स्टोरीज, मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे। तो ये पास्ट टेंस को भी डिनोट करता है, इसलिए हम क्वेश्चन टैग में डिड का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। ओके, ये यूज्ड टू को हो गया। अगर देयर इट वन कहीं पर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो हमें इन्हीं को देयर इट वन सेम सब्जेक्ट रखते हैं क्वेश्चन टैग में। ओके, अगर दिस दैट होता है किसी सेंटेंस में, दिस दैट आता है तो क्वेश्चन टैग वाला सब्जेक्ट इट हो जाता है। अगर दिस दोज होता है तो क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस दे हो जाता है। लेकिन अगर दिस दैट दिस दोज जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, इनके साथ नाउन्स जुड़ जाते हैं, तो इन नाउन्स के अनुसार हमें सब्जेक्ट लगाना चाहिए क्वेश्चन टैग में। मैन के अनुसार ही लगा देंगे, वुमेन के अनुसार सी लगा देंगे, बुक के अनुसार, ठीक है, इट लगा देंगे, बुक्स के अनुसार दे लगा देंगे, ठीक है, मंकीज के अनुसार दे लगा देंगे। तो इन नाउन के अनुसार वहाँ पे आपका सब्जेक्ट लगेगा जो क्वेश्चन टैग में है। ओके, मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन टैग वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि आपको कुछ इस पर एक्सरसाइज दिया जाए, ठीक है, ताकि यह समझ में आए कि हमने कितना सीखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स ज़रूर करें। ओके।